इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इंडियन इकोनॉमी का डेवलपमेंट कैसे हुआ, और हमने कहा था कि किसी के प्रेजेंट को समझना है कि कितना डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ, या फ्यूचर के बारे में जानना है तो उसके पास्ट के बारे में पढ़ना जरूरी है, तभी आपको पता चलेगा कि डेवलपमेंट हुआ भी है या नहीं हुआ। 40 से 85 आए या 80 से 85 आए, तो उसी से पता चलेगा ना जब हम पास्ट के साथ उसको कंपेयर करेंगे। इस बुक का जो ऑब्जेक्टिव है वो सब सिर्फ आप लोगों को फैमिलराइज करना है किस चीज़ के साथ, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ, है ना। तो हमने कहा कि जितना जरूरी प्रेजेंट को पढ़ने के लिए और फ्यूचर को समझने के लिए कि फ्यूचर में कैसा डेवलपमेंट होगा, उसके लिए हमें पास्ट को पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ब्रिटिशर्स इंडिया में आए और इंडिया में उन्होंने तकरीबन कितने साल राज किया? 200 ईयर्स, ऑलमोस्ट 2 सेंचुरीज। और ब्रिटिशर्स जब यहाँ आए इंडिया में, फाइनली इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। ब्रिटिशर्स का आने का मेन पर्पस क्या था इंडिया में? उनका मेन पर्पस था कि उनके यहाँ क्या चल रहा था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था। तो उसको एक्सपेंड करने के लिए उनको क्या चाहिए था? रॉ मटेरियल सप्लायर चाहिए थे और एक अच्छा मार्केट चाहिए था फिनिश प्रोडक्ट के लिए। तो उन्होंने इंडिया को आइडेंटिफाई किया, तो इंडिया के इस चीज के लिए बेस्ट है, इसलिए उन्होंने इंडिया पर रूल करने का प्लान किया। बात समझ में आ गई? द सोल पर्पस ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया वॉज टू रिड्यूस the country to being a raw material supplier for Great Britain's on a rapidly expanding industrial modern industrial base। फिर अपन ने बात करी कि पूरे ब्रिटिशर्स के जो टाइम था, कॉलोनियल गवर्नमेंट या कॉलोनियल रूल, उस टाइम पर कैसा आपके पास में इकोनॉमिक डेवलपमेंट रहा? लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमने कहा ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थी। यहाँ पर एग्रीकल्चर मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड था, बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि हम मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में बिल्कुल नहीं थे। हम मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में, इवन हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज तो वर्ल्ड फेमस थी, हम वेल नोन थे अपनी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के लिए। क्यों वेल नोन थे बताइए? क्योंकि हमारे यहाँ जो रॉ मटेरियल यूज होता था, बिकॉज ऑफ द फाइन क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड एंड हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ क्राफ्टमैनशिप। कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर अपन ने बात करी कि इकोनॉमिक पॉलिसी जो ब्रिटिशर्स ने परस्यू करी इंडिया में, उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? वर कंसर्न मोर विद द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देयर होम कंट्री। उनको अपने कंट्री की पड़ी थी, उनको अपनी कंट्री का इकोनॉमिक इंटरेस्ट को देखना था, उसको प्रोटेक्ट करना था, उसको प्रमोट करना था, रेदर देन विद द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ये इंपॉर्टेंट लाइन थी। हमने कहा इन्हीं पॉलिसीज को, इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए उन्होंने इंडिया को कैसे ट्रांसफॉर्म कर दिया? दैट इज ट्रांसफॉर्मिंग द कंट्री टू द सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। हमने कहा क्या कभी ब्रिटिशर्स ने इंडिया की नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम को एस्टिमेट करने की कोशिश की? नहीं, उनको क्या पड़ी थी इंडिया की। लेकिन कुछ इंडिविजुअल स्कॉलर्स हैं जिन्होंने किया, एस्टिमेट किया नेशनल इनकम को, पर कैपिटा इनकम को। कितने लोग थे? 5 लोग थे, विलियम डिकबाय, फिनले सीरस, आर सी देसाई, दादा भाई नारोजी, वी के आर वी राव। हालांकि इन सब के जो भी आपके पास में डाटा, जो रिजल्ट्स आए, वो क्या थे आपके पास में? कन्फ्लिक्टिंग एंड इनकंसिस्टेंट रिजल्ट्स थे। कोई दिक्कत इसमें? लेकिन सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट किसका माना गया, सबसे ठीक किसका माना गया? वी के आर वी राव का। हाँ, एक बात सब में कॉमन थी कि आपके पास में एग्रीगेट रियल आउटपुट की ग्रोथ रेट की बात करें, दैट इज ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट रियल आउटपुट वाज लेस देन 2%, एंड पर कैपिटा आउटपुट पर ईयर वाज लेस देन 0.5%। यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर आ गया एग्रीकल्चर सेक्टर। हमने कहा एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर अपन बात करें तो इंडिया के ब्रिटिशर्स के आने से पहले, जब ब्रिटिशर्स आए तो उस टाइम पर अप्रोक्सीमेट 85% पॉपुलेशन कहाँ रहती थी? विलेजेस में रहती थी, और वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर उनका मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड था वहीं से ही। तो हमने कहा यहाँ पर इतनी ज्यादा पॉपुलेशन का ऑक्यूपेशन होने के बाद बावजूद भी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर आपके पास में ग्रोथ नहीं हुई। हमने कहा डिस्पाइट बीइंग द ऑक्यूपेशन ऑफ सच अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन, द एग्रीकल्चर सेक्टर कंटिन्यूड टू एक्सपीरियंस स्टेगनेशन। हमने कहा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम थी। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? आउटपुट पर हेक्टेयर। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम थी, हाँ इन एब्सोल्यूट टर्म्स
आपका आउटपुट बढ़ गया इन एब्सोल्यूट टर्म्स, आउटपुट बढ़ा हमारा। क्यों बढ़ा? क्योंकि हमने एरिया अंडर कल्टीवेशन को इंक्रीज कर दिया था, इसकी वजह से एब्सोल्यूट टर्म्स में वो बढ़ने लगा। तो हमने कहा इन एब्सोल्यूट टर्म्स द सेक्टर एक्सपीरियंस सम ग्रोथ ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ द एग्रीगेट एरिया अंडर कल्टीवेशन। रीजन क्या था इस लो प्रोडक्टिविटी का? लैंड सेटलमेंट सिस्टम। लैंड सेटलमेंट सिस्टम में मेनली क्या था? जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम में क्या होता था? ब्रिटिशर्स ने जमींदार अपॉइंट कर दिए। अब वो क्या करते थे? कल्टीवेटर से टैक्स कलेक्ट करके ब्रिटिशर्स को एक स्पेसिफाइड डेट से पहले डिपॉजिट करवाते थे। और टर्म्स ऐसी थी कि अगर आपने डिपॉजिट नहीं कराया स्पेसिफाइड डेट से पहले तो हम आपके राइट्स छीन लेंगे, और आप चाहो उतना कर सकते हो बट हमें सिर्फ हमारे टैक्स से मतलब है। तो इन टर्म्स की वजह से जो जमींदार था उसका जो नेचर था वो बड़ा एक्सप्लॉइट करता था कल्टीवेटर्स को। उसको फर्क नहीं पड़ता था कि कल्टीवेटर की क्या इकोनॉमिक कंडीशन है। तो जो प्रॉफिट्स था वो किसके पास चला जाता था? सारा का सारा जमींदार्स के पास और ब्रिटिशर्स के पास। कल्टीवेटर के पास पैसा बचा ही नहीं, और जब कल्टीवेटर के पास पैसा बचा नहीं तो मुझे बताओ क्या ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में सोचेगा? ये कर नहीं सकता था क्योंकि पैसा नहीं है। और जमींदार और ब्रिटिशर्स ने कभी सोचा ही नहीं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने के बारे में, क्योंकि उनको क्या पड़ी थी? तो हमने कहा जमींदार एंड नॉट जस्ट द कॉलोनियल गवर्नमेंट डिड नथिंग टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर। यहाँ तक क्लियर हुआ? फिर अपन ने ये कहा कि इसके पीछे जो मेन रीजन था वो था रेवेन्यू सेटलमेंट की जो टर्म्स हैं, टर्म्स ऑफ द रेवेन्यू सेटलमेंट। हमने कहा कि dates for depositing specified sums of revenue were fixed, failing which the जमींदार्स were to lose their rights. Besides this, इसके अलावा और भी जमींदारी सिस्टम तो एक प्रॉब्लम होगी, लैंड सेटलमेंट सिस्टम उसके अलावा और प्रॉब्लम रही कि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी बहुत कम थी, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर। इन सब की वजह से जो प्रॉब्लम थी वो और ज्यादा बढ़ गई। ये सारी चीजें अपन ने पढ़ी। फिर अपन ने कहा कि हाँ थोड़ा बहुत क्या हुआ, फोर्स कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कैश क्रॉप्स ग्रो करने लगे कुछ लोग फूड क्रॉप्स की जगह, लेकिन उनको भी कोई उसका फायदा हुआ नहीं, क्योंकि जो ये कैश क्रॉप्स थे वो भी कौन ले रहा था? ब्रिटिशर से ले रहे थे। तो एक तो पहले ही प्राइस कम देंगे और ऊपर से इनको क्या खरीदना पड़ना था, उसकी वजह से फूड क्रॉप्स इनको फिर फूड ग्रेन्स खरीदने पड़ेंगे। तो वही बात आ गई। हमने कहा अल्टीमेटली ये सब चीजें होगी। फिर आ गया इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो अपन ने कहा इंडिया, जब इंडिया की बात करें इंडस्ट्रियल सेक्टर की, तो हमने कहा जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर कोई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हुई, स्टेग्नेशन थी, ऐसे ही ब्रिटिशर्स के टाइम पर इंडिया अपना इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी ग्रो नहीं कर पाया। तो हमने कहा इंडिया कुड नॉट डेवलप अ साउंड इंडस्ट्रियल बेस अंडर द कॉलोनियल रूल, इवन डेवलप करने की बात तो छोड़ो, जिसमें हम वर्ल्ड फेमस थे अपनी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, वो भी डिक्लाइन कर दी। इवन एज द कंट्रीज वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज डिक्लाइंड। यहाँ तक क्लियर है? फिर हमने कहा जो प्राइमरी मोटिव था कॉलोनियल गवर्नमेंट का बिहाइंड दिस पॉलिसी ऑफ सिस्टमेटिकली डी इंडस्ट्रियलाइजिंग इंडिया, धीरे धीरे डी इंडस्ट्रियलाइज करना, कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज ना रहें, टू फोल्ड था। एक ऑब्जेक्टिव था कि वो इंडिया को क्या बनाना चाहते थे? एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल बनाना चाहते थे, टू रिड्यूस इंडिया टू द स्टेटस ऑफ मेयर एक्सपोर्टर ऑफ इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर द अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन। और दूसरा कि वो कंज्यूमर बनाना चाहते थे, इंपोर्टर बनाना चाहते थे, टू टर्न इंडिया इंडिया into a sprawling market for the finished products of those industries। क्लियर यहाँ तक? फिर अपन ने बात करी इसके बाद कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के डिक्लाइन करने की वजह से कितनी प्रॉब्लम हुई? दो। एक तो मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट होगी, और दूसरी कोई लोकली मेड गुड्स अवेलेबल नहीं थे जिससे कि लोगों की डिमांड को पूरा किया जा सके। उसका भी फायदा किसने उठा लिया? ब्रिटेन ने, कि ब्रिटेन से जो गुड्स आ रहे थे वो प्रॉफिटेबली उन्होंने उसको डिमांड को मेट किया। तो हमने कहा था डिक्लाइन ऑफ द इंडिजिनस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज क्रिएटेड नॉट ओनली मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया बट ऑल्सो अ न्यू डिमांड in the Indian consumer market, which was now deprived of the supply of locally made goods. This demand was profitably met by the increasing imports of cheap manufactured goods from Britain। ये भी ब्रिटेन का फायदा हुआ। हाँ, सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, उसके दौरान कुछ धीरे धीरे इंडस्ट्रीज आने लगी। सेटिंग अप ऑफ कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल मिल्स। कॉटन टेक्सटाइल मिल्स जो थी वो मेनली महाराष्ट्र एंड गुजरात में थी और डोमिनेटेड बाय इंडियंस थी। और जब जूट टेक्सटाइल मिल्स कहाँ पर थी? आपके पास बंगाल के अंदर, और डोमिनेटेड बाय फॉरेनर्स। टिस्को इनकॉर्पोरेट हुई कब? 1907 में। और हमने कहा कि ब्रिटिशर्स ने यहाँ क्या नहीं होने दिया?
यहाँ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज को सेटअप नहीं होने दिया। रीजन क्या था कि अगर इंडिया में कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री होती तो हम अपने रॉ मटेरियल को यहीं पे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर लेते, और उस केस में ब्रिटिशर्स को हम गुड्स भेजते ही नहीं। तो उन्होंने यहाँ पे कोशिश की कि ये कोई भी कैपिटल गुड इंडस्ट्री यहाँ पे ना लगे। कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो मशीन्स बनाती हैं जिनसे हम दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन कर सकते हों। तो there was hardly any capital goods industry to help promote further industrialization in India. Industries, capital goods industry means industries which can produce machine tools which are in turn used for the producing articles for current consumption. फिर अपन ने बात करी, सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक ये रहा था कि उस टाइम पर जो पब्लिक सेक्टर था उसका रोल बहुत कम था। ऑपरेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर वाज वेरी लिमिटेड। उस टाइम पर पब्लिक सेक्टर में सिर्फ उतना ही था जितना उनको ब्रिटिशर्स को फायदा हो रहा था। पब्लिक सेक्टर में सिर्फ वो उतना ही पैसा खर्च कर रहे थे। पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट कितना खर्च कर रही है। तो हमने कहा अनदर सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज द वेरी लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर। और उनको सिर्फ थोड़ा बहुत अपने से मतलब था, जैसे रेलवेज, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन एंड पोर्ट्स, जो उनको बेनिफिट पहुंचा रहा था सिर्फ वो उसी चीज के अंदर ऑपरेट कर रहे थे, बाकी चीजों में ऑपरेशन नहीं था। फिर अपन ने बात करी फॉरेन ट्रेड। तो हमने कहा इंडिया स्टार्टिंग से ही, एंशियंट टाइम से ही क्या रहा है, ट्रेडिंग नेशन रहा है। लेकिन जो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर आकर रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज लगाई कमोडिटी प्रोडक्शन के ऊपर कि ये वाली नहीं प्रोड्यूस करोगे, ट्रेड पर, टैरिफ पर, परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट एडवर्सली अफेक्टेड द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड वॉल्यूम ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि एंशियंट टाइम से ही इंडिया एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन रहा है, लेकिन ब्रिटिशर्स की जो रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज थी किस किस चीज के रिगार्डिंग, कमोडिटी प्रोडक्शन से रिगार्डिंग, ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन, ट्रेड एंड टैरिफ pursued by the colonial government adversely affected the structure, composition and volume of India's foreign trade. इंडिया क्या बन गया, became an exporter of raw material and exporter of raw material कह सकते हो, exporter of primary products and importer of finished goods, है ना, finished consumer goods. ब्रिटेन ने मेंटेन कर ली क्या, मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियाज फॉरेन ट्रेड। कैसे कि मोर देन 50% जो हमारा इंडिया का ट्रेड हो रहा था वो किसके साथ हो रहा था, आपके पास ब्रिटेन के साथ हो रहा था। तो हमने कहा ब्रिटेन मेंटेन्ड अ मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियाज एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। मोर देन हाफ ऑफ द इंडियाज फॉरेन ट्रेड वाज रेस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन, और रेस्ट जो हो रहा था वो चाइना के साथ, श्रीलंका के साथ या पर्सिया के साथ, दैट इज ईरान, है ना। ये हमने बात कर ली। स्विस कैनाल के ओपन होने से ये फर्दर इंटेंसिफाई हो गया। और स्विस कैनाल कब ओपन हुआ था, 1869 में। किसको किससे कनेक्ट कर रहा था, यूरोप टू एशिया से या इंडिया टू ब्रिटेन। हमने कहा कि स्विस कैनाल के ओपन होने से, क्योंकि अब ट्रेड करना और आसान हो गया, डायरेक्ट रूट, तो हमने कहा ओपनिंग ऑफ द स्विस कैनाल फर्दर इंटेंसिफाइड ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडियाज फॉरेन ट्रेड, और उनका कंट्रोल बढ़ गया। हमने कहा कि सरप्राइजिंगली इस टाइम पर, ब्रिटिशर्स के टाइम पर भी इंडिया एक एक्सपोर्ट सरप्लस इकोनॉमी थी। मीन्स हमारे यहाँ पर एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे थे हम रॉ मटेरियल्स का, और इंपोर्ट कम। हालांकि ये हमारी इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को शो कर रहा है कि हम अपने रॉ मटेरियल्स को यहाँ पर कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन एक्सपोर्ट सरप्लस होना ऑलवेज ही एक कंट्री के लिए अच्छी बात है। तो यहाँ पर हमने कहा कि एक्सपोर्ट सरप्लस होने के बावजूद, मतलब फॉरेन एक्सचेंज आता है, बट इंडिया का तब भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जो पैसा एक्सपोर्ट सरप्लस से कुछ इंडिया को जो बेनिफिट होना था वो भी ब्रिटिशर्स ने किस पर्पस के लिए यूज कर लिया, अपने एक्सपेंसेस को मेट करने के लिए। ऑफिस एक्सपेंसेस जो उन्होंने ब्रिटेन में सेटअप कर रखे थे ऑफिसेस, और वॉर एक्सपेंसेस जहां जहां वो वॉर लड़ रहे थे उनके एक्सपेंसेस को मेट करने के लिए उन्होंने इसको यूज कर लिया। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत। Furthermore, this export surplus did not result in any flow of gold or silver into India. Rather, this was used to make payments for the expenses incurred by an office set up by the colonial government in Britain. Expenses on war, again fought by the British government, and the import of invisible items. इन तीन चीजों पे, ऑफिस एक्सपेंसेस जो ब्रिटेन में सेटअप थे उन ऑफिस एक्सपेंसेस, वॉर एक्सपेंसेस जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लड़े, और तीसरा आपने कहा दैट इज इनविजिबल आइटम्स के इंपोर्ट पर। तो इन्हीं सब चीजों पर उन्होंने अपना ये जो था ये पैसा सारा का सारा खर्च कर दिया। इंडिया का बेनिफिट तो इससे भी नहीं हुआ। इसके बाद बात करिए आपने डेमोग्राफिक कंडीशन। डेमोग्राफिक कंडीशन का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन।
पॉपुलेशन की स्टडी। तो पहली बार सेंसस कब क्रिएट किया गया, कब कंडक्ट किया गया? 1881 में पहली बार सेंसस कंडक्ट हुआ। इसकी कुछ लिमिटेशंस थी ऑब्वियसली, जब पहली बार कोई इंसान करता है कुछ तो उसकी लिमिटेशंस हैं, दो सफरिंग फ्रॉम सर्टेन लिमिटेशंस। लेकिन इसमें क्या बताया? अनइवननेस इन इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ कभी बढ़ रही थी कभी कम हो रही थी, अनइवननेस थी। सब्सिक्वेंटली इसकी वजह से सब्सिक्वेंटली क्या हुआ आपके पास उसके बाद, हम सेंसस कब कंडक्ट कर रहे हैं? सब्सिक्वेंटली आफ्टर 10 ईयर्स, हर 10 साल में सेंसस होता है। 1921 की बात आई तो मैंने आपको बताया था कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की कितनी स्टेजेस होती हैं? 3 स्टेज होती हैं। फर्स्ट स्टेज में हाई डेथ रेट, हाई बर्थ रेट। सेकेंड स्टेज में मेडिकल फैसिलिटीज आ गई, डेथ रेट कम हुआ, बर्थ रेट हाई हुआ। इसकी वजह से देखो फर्स्ट स्टेज में तो ऑलमोस्ट बराबर रहते थे दोनों, तो उसकी वजह से पॉपुलेशन नहीं बढ़ती थी, ऑलमोस्ट इक्वल चलती थी। बट सेकंड स्टेज के अंदर क्या हो रहा था आपके पास में? डेथ रेट कम और बर्थ रेट हाई। इसकी वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोड कर रही थी। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की कौन से स्टेज है? सेकंड स्टेज है। और 1921 में इंडिया भी फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज में एंटर कर गया। हमने कहा बिफोर 1921 इंडिया वाज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, द सेकंड स्टेज ऑफ ट्रांजिशन बिगिन आफ्टर 1921। और थर्ड स्टेज क्या होती है? जिसमें दोनों ही बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही कम हो जाए। क्लियर है यहाँ पर? फिर अपन ने बात करी कि उस टाइम पर ठीक है कि पॉपुलेशन बढ़ने लगी 1921 में सेकंड स्टेज में एंटर करके, लेकिन उस टाइम पर पॉपुलेशन या इंडिपेंडेंस जब हम आज़ाद हुए उस टाइम पर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया की नहीं थी, 34 करोड़ 35 करोड़ के आसपास थी। फिर हमने कहा कुछ सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स की बात करते हैं, तो 4 इंडिकेटर्स की बात हुई। सबसे पहले ओवरऑल लिटरेसी रेट लेस देन 16%, स्पेसिफिकली फीमेल की बात करें तो 7%, ये आपने इसमें बात कर ली। फिर इसके बाद हमने इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हमारे पास है 218 पर 1000 था, अब 33 या 34 पर 1000 हो गया। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो 44 ईयर्स, याद कर लो 44 ईयर्स थी पहले, अब ये कितनी हो गई? 69 ईयर्स हो गई। ये एक एक नंबर में तो पूछे भी हैं, एमसीक्यूज बहुत बने 16%, 7% पे और इन सब चीज़ों पे। फिर हमने ये बात कर ली, हाँ पॉवर्टी के रिगार्डिंग हमारे पास कोई डेटा नहीं था, लेकिन ये बात कंफर्म थी कि पॉवर्टी इंडिया में काफ़ी हद तक थी, एक्सटेंसिव पॉवर्टी प्रिवेल्ड इन इंडिया। ठीक। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का? दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन across या among the different sectors of the economy. Distribution of working population among या across the different sectors of the economy. तो occupational structure, distribution of working persons across different sectors, industries and sectors. एग्रीकल्चर सेक्टर में कितने लोग थे? 70 to 75%। मैन्युफैक्चरिंग में 10%। सर्विस सेक्टर में कितना? 15 to 20%। ये अपन ने बात करी यहाँ तक। लेकिन कुछ ग्रोइंग रीजनल वेरिएशंस थी, कुछ रीजन्स में ये कम ज़्यादा था। तो हमने कहा कुछ स्टेट्स में तो एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स बढ़ी और कुछ स्टेट्स में एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स डिक्लाइन कर गई, डिक्रीज हो गई। तो 6 स्टेट्स ऐसे थे जहाँ पर डिक्लाइन करी और 3 स्टेट्स ऐसे थे जहाँ पर इंक्रीज करी एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स। तो डिक्लाइन इन एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स 6 स्टेट्स कौन कौन से थे? साउथ वाले थे केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड बॉम्बे एंड बंगाल। ये 6 स्टेट थे जहाँ पर एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स डिक्लाइन हुई और 3 स्टेट्स ऐसे थे जहाँ पर एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स बढ़ी, उड़ीसा, राजस्थान एंड पंजाब। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर अपने बात करी इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में 4 चीजों की बात होती है। रेलवेज की बात होती है, पोस्ट की बात होती है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ एंड आपके पास इसमें टेलीकम्युनिकेशन की बात होगी। ठीक है, ये टेलीकम्युनिकेशन में तो आएगा पोस्ट एंड टेलीग्राफ। इसके अलावा पोर्ट्स की आ गई, रेलवेज की आ गई और रोड की आ गई। 4 चीजें, रोड डेवलप करे, रेलवे डेवलप करे, पोर्ट्स डेवलप करे और पोस्ट एंड टेलीग्राफ। ये 4 चीजें उन्होंने ब्रिटिशर्स ने डेवलप करी। क्या क्या? रोड्स डेवलप करे। रोड्स क्यों डेवलप करे? अपने फायदे के लिए कि वो जो इंटीरियर कंट्री साइड, मतलब आप अंदर तक पहुंच पाए, मार्केट को कवर अप कर पाए, वहां से रॉ मटेरियल को रेलवे स्टेशन तक पहुंचा सकें, ऐसे रोड्स होने चाहिए। इस वजह से उन्होंने डेवलप करे। रेलवे क्यों डेवलप करी? ताकि वो अपना मार्केट शेयर पूरे इंडिया में फैला पाए, इस वजह से उन्होंने रेलवे। तो ये चीपेस्ट आपके पास में सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, इसलिए इससे लेकिन इंडिया को भी फायदा हुआ। इंडिया का भी जो ज्योग्राफिकल और कल्चरल बैरियर था वो ब्रेक किया उन्होंने। पहले लोग लंबी दूरी पर नहीं जा पाते थे, रेलवेज के आने की वजह से आने लगे। तो ये ज्योग्राफिकल और कल्चरल बैरियर्स जो थे वो ब्रेक हो गए। तो ये हमने कहा कि कुछ फायदे हुए लेकिन नुकसान ज्यादा हुआ। ठीक है, हमने कहा रेलवेज, पोर्ट्स, वाटर ट्रांसपोर्ट। ये वाटर जो इनलैंड ट्रांसपोर्ट था, इनलैंड वाटरवेज, वो हमारा सक्सेसफुल इसमें नहीं हो पाया। सबसे ज्यादा इनका रेलवे सक्सेसफुल हुआ। तो अपन ने ये बात करी। टेलीग्राफ डिड डेवलप।
रियल मोटिव क्या इंडिया का डेवलपमेंट करना था या इनका अपना फायदा देखना था? इनको अपना फायदा देखना था। हाउएवर द रियल मोटिव behind this development was not to provide basic amenities to the people but to subserve various colonial interests. The roads that were built primarily served for the purpose of, क्या पर्पस था रोड्स को डेवलप करने का? तो एक चीज आ गई रोड, दूसरा आ गया रेलवे। तो हमने कहा रोड्स का पर्पस क्या था? मोबिलाइजिंग द आर्मी विद इन इंडिया, एक तो आर्मी को पहुंचाना, दूसरा रॉ मटेरियल्स करने के लिए, एंड ड्रॉइंग आउट रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द कंट्री साइड टू द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन और द पोर्ट टू सेंड दिस फार अवे इंग्लैंड। बताओ कोई दिक्कत है कि वहां पर एक तो आर्मीज को भेजने के लिए, और दूसरा आपके पास अभी इंडिया भी तो डेवलप कर रहा है बॉर्डर पर, है ना? सारी कंट्रीज को ये होता है कि बॉर्डर के ऊपर क्या होने चाहिए? रोड्स होने चाहिए अच्छे, जिससे कि हमारी मिलिट्री को जिस दिन अगर कोई आपके पास में वॉर होता है तो उस सिचुएशन के अंदर डायरेक्टली आपके पास, क्योंकि बहुत सामान पहुंचाना पड़ता है ना, गोला बारूद सब चीजें पहुंचानी पड़ेंगी, तो वो पहुंचाने के लिए कैसे पहुंचाएंगे? तो वहां पर रोड्स अच्छे होने चाहिए। और पहले जो हमने युद्ध लड़ा था 1962 चाइना के साथ, प्रॉब्लम हमारे साथ यही थी कि हमारे पास में ऐसा कुछ नहीं था, रोड्स नहीं थे, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं था कि हम अपनी मिलिट्री को, आर्मी को, फोर्सेस को हम पहुंचा सके सारा सामान वगैरह, आर्म्स वगैरह या फूड वगैरह जो भी है। तो ये दिक्कत आई थी वहां पर। अभी इसीलिए काफी वो चल रहा है, चाइना इसीलिए तो पंगे करता रहता है क्योंकि इंडिया वहां पर डेवलपमेंट कर रहा है, रोड्स का डेवलपमेंट कर रहा है काफी तेजी से। तो उसको ये लग रहा है कि ये अगर रोड डेवलप कर लेंगे तो फिर तो ये हमारे कंट्रोल में आएंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो उस टाइम पर भी ये इन्होंने रेलवेज यहाँ पे आर्मी का कंट्रोल, क्योंकि कहीं पर भी पहुंचने के लिए आपको रोड्स चाहिए, तो वहां तक पहुंचेंगे तभी तो वहां पर कंट्रोल कर पाएंगे, नहीं तो हम कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे। तो आर्मी को पहुंचाने के लिए विद इन इंडिया और रॉ मटेरियल्स लेकर आने के लिए रेलवे स्टेशन तक, पोर्ट्स तक उनको रोड्स की जरूरत थी। ब्रिटिशर्स ने रेलवेज को इंट्रोड्यूस किया कब? 1850 में इंट्रोड्यूस किया उन्होंने यहाँ पे रेलवेज को। फिर हमने कहा इट इनेबल्ड पीपल, इससे लोगों का फायदा हुआ कि वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल पहले नहीं कर पा रहे थे, अब कर सकते थे। इसकी वजह से ब्रेक हुआ जोग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर्स। इट फोस्टर्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, इसकी वजह से कमर्शलाइजेशन हो पाया इंडियन एग्रीकल्चर का, कि वो मार्केट के लिए गुड्स बेचेंगे तभी तो, जब वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर पाए, तो रेलवेज के आने से ये सब वो कर पाए। ये हमने इसमें बातें करी। फिर अपन ने बात करी इंडियन पीपल गेन्ड ओइंग टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द रेलवेज वर thus outweighed by the country's huge economic loss। भाई फायदा तो हुआ, ठीक है, ज्योग्राफिकल कल्चरल बैरियर्स, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे, लेकिन उसका नुकसान ज्यादा हुआ हमें एज कंपेयर टू बेनिफिट्स। ये सब चीजें अपन ने पढ़ी। ठीक है, और लास्ट में ये आ गया आपके पास, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्सपेंसिव सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ इन इंडिया। उन्होंने किया सर्व द पर्पस ऑफ मेंटेन, क्यों किया उन्होंने? पोस्ट एंड टेलीग्राफ या कम्युनिकेशन पर फोकस क्यों किया? उनका लो एंड ऑर्डर या कंट्रोल मेंटेन हो सके, क्योंकि जब कहीं पर कुछ हो रहा है, होता है ना कि इन्फॉर्मेशन पता चलेगी तभी तो वो रिएक्शन कर पाएंगे, उसके अगेंस्ट रिएक्ट कर पाएंगे। इस वजह से उन्होंने लो एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कम्युनिकेशन पे, दैट इज पोस्ट एंड टेलीग्राफ को डेवलप किया। ये अपने पास पूरा चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ। ये इन्होंने क्या किया, पोस्ट एंड टेलीग्राफ को भी डेवलप किया था, और पोस्ट एंड टेलीग्राफ का मतलब कम्युनिकेशन था, इंफॉर्मेशन को लेकर आना, इंफॉर्मेशन पहुंचाना अपना। तो कंट्रोल के अंदर लो एंड ऑर्डर मेंटेन करने में, कि पीस मेंटेन रहे, है ना, अपना कंट्रोल ज्यादा बना रहे, उसके लिए क्या करना था? उनको ऑर्डर्स देने होते थे, तो वो इफेक्टिवली टाइमली पहुंच जाए, इंप्लीमेंट हो जाए, या वहां पर क्या सिचुएशन चल रही है इनको पता चल जाए, उसके अकॉर्डिंग ये डिसीजन ले सके, सिचुएशन को कंट्रोल कर सके। अदरवाइज क्या होता है, ये दिल्ली में बैठे हैं लोग, विद्रोह कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर एरिया लोगों ने अपना कब्जा कर लिया, सोच रहे हो? तो ये अपनी फोर्सेस को पहुंचा के इनके पास रेगुलरली इंफॉर्मेशन आती रहती थी। पोस्ट एंड टेलीग्राफ इन्होंने इसलिए इसको डेवलप किया। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास चैप्टर था, कंप्लीट हो गया हमारे पास।